नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको पर्यावरण कानूनों के विषय में जानकारी देंगे और इनके स्वच्छ पर्यावरण के लिए आपके कानूनी और संवैधानिक हक के बारे में भी बताएंगे। खास तौर पर हम वायु और ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे। पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ वातावरण में जीवन यापन हर आम शहरी का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के जरिए दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी इसे मजबूत करते हैं। पर्यावरण संबंधी कानून पर्यावरण के संरक्षण और नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने के माहौल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संबंधी कानूनों की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उनको किस प्रकार लागू किया जाता है। कानूनन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चला सकता है, जिसकी वजह से उन्हें वायु या जल प्रदूषण फैलाने के जुर्म में 7 साल तक की कैद हो सकती है। वैसे अध्ययन में सामने आया है कि राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई बार केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों को अमल में नहीं लाते। कई राज्य स्तरीय बोर्ड ने अब तक साफ वायु को लेकर एक्शन प्लान नहीं बनाया है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी आपको जानकारी देने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो अगर आपका वायु और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279337। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 012061279338। इसके साथ ही मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। प्रदूषण से जुड़े कानूनी प्रावधान को लेकर हालांकि आज हम जो जानकारी है वो हासिल करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुफ्त कानूनी सलाह के लिए कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि संविधान स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार किस तरह से देता है? देखिए विशु, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान है, वो आर्टिकल 21 जो है वो हमें जीने का अधिकार देता है जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे जजमेंट आते हैं जो जिन्होंने ये डिफाइन किया जीने का अधिकार का मतलब क्या है। क्या जीने का अधिकार का मतलब केवल सांस लेना है? तो जीवन के अधिकार को जब हम सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट ने एलॉबरेट किया, उसको पाया, तो सबसे बड़ी ये जो जजमेंट सामने आया, सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन सामने आई कि जीने के अधिकार में आपका जो स्वस्थ रहना, स्वस्थ वातावरण का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी वातावरण स्वस्थ कैसे रह सकता है जब तक कि आप उसको अधिकार के रूप में शामिल नहीं करेंगे, लोगों को अधिकार नहीं होगा। यानी हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो ऐसे वातावरण में रहे जहाँ पर सांस लेने का और जो वायु है और जो ध्वनि है उसमें रहने लायक जीवन की स्थितियां हो, परिस्थितियां हो। और न केवल ये जीवन जीने का अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार में है, बल्कि राज्य के जो नीति निर्देशक जो तत्व है उसके अंदर भी सरकार की जिम्मेदारी दी गई है कि नागरिकों का जो जीवन है उसको बेहतर बनाने के लिए सारे उपाय करें। तो दो तरफ की जिम्मेदारी है। एक तो हमारे अधिकार के रूप में, जिसमें एक नागरिक जो है वो क्लेम कर सकता है कि हाँ जी, मुझे ऐसा जीवन चाहिए, मुझे ऐसा समाज चाहिए, मुझे ऐसा रहन सहन चाहिए जो प्रदूषण रहित हो। और दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिसमें सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये कोशिश कीजिए कि ऐसे कानून बनाए जाए, ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं उनको रिहायशी इलाकों से बाहर निकाला जाए, ऐसी जो गंदे नाले हैं या नदियों के अंदर जो रिसाव हो रहा है उनको रोका जाए। तो ऐसा नहीं है कि केवल उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार केवल ये ध्यान दे कि उद्योग कैसे बढ़ेंगे, उसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि उद्योग बढ़ने के बाद जो नागरिक है, नागरिकों को जो स्वस्थ जीवन है वो कैसे मिलेगा जी। तो नागरिकों को स्वस्थ जीवन कैसे मिले, ये तो बहुत सारे जजमेंट हुए हैं जो अभी इस बात को और साबित करते कि अधिकार है और ये अधिकार सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये सभी का अधिकार है। लेकिन सर, एनजीटी के बारे में भी हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। हमारे तमाम दर्शकों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी बताइए कि आखिरकार ये क्या है।
ये भी देखिए, ये संविधान की तरफ से ही एक अवधारणा है। संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जिन पर सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि हमें एक स्वस्थ और एक अच्छा जो है वातावरण वाला हमें समाज दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब जो व्यापारी हैं और बहुत सारे जो कई बार स्टेट की खुद की पॉलिसीज हैं, कई बार आपने सुना होगा कि जो अवैध खनन है उसको उसका ठेका दे दिया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं या हाई कोर्ट लोग जाते हैं, पीआई दाखिल होती है। तो ये समय, ये 2010 से पहले ये प्रक्रिया चलती आ रही थी, लेकिन क्योंकि जब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जाया करती थी, बहुत समय लगा करता था। तो ऐसी स्थिति में जो एनजीटी, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया, जिसका विशेष रूप से जो काम है उसका जुरिडिक्शन जो है वो ऐसे मामलों का जुरिडिक्शन है कि ऐसे मामले लेके जिसके अंदर स्वस्थ वातावरण या पर्यावरण से संबंधित मामले हो, उसको विशेष रूप में पावर दी गई। उसमें विशेष रूप से ऐसे जजेस और ऐसे मतलब जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए जो इस तरफ जो है अपनी जांच रखते हैं और उस कानून में अपने आप का अपनी पहचान रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वहां पर इसी तरीके के जो कानून है, इसी तरीके के मामले हैं कोर्ट के अंदर लाए जाते हैं, तो अधिकतम 6 महीने का प्रावधान किया गया कि ऐसे मामलों में अधिकतम 6 महीने के अंदर जो मामले हैं उनका निपटारा हो और बहुत जल्दी जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो फैसला दे दे। और ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है बहुत जल्दी, अपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिखे जिसके अंदर जो कंपनीज हैं और अथॉरिटीज है उन पर काफी मोटा मोटा जो फाइन लगाया गया, जिससे कि उनको ये पता लगे कि जो वातावरण से संबंधित मामलों पर जो सरकार के साथ साथ जो न्यायालय वो कितना गंभीर है। और जहां पर संविधान में प्रक्रिया दी गई है कि आपको अधिकार दिया गया है, तो उस अधिकार की पूर्ति कराने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी सर, क्या किसी भी पॉल्यूशन की शिकायत जो है उसको सिर्फ लेकर एनजीटी में ही जाया जा सकता है, और क्या जनहित याचिका के साथ एनजीटी भी जाने का विकल्प है? इसको हम आपसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए विशु, बहुत सारे हमारे पास कानूनी विकल्प है। पहला तो कानूनी विकल्प जैसे आपने बताया कि जो एनजीटी आने से पहले जो विकल्प था कि अगर आपको ये लगता है कि आपको पर्सनली, यानी आपको व्यक्तिगत रूप से आप जहां रहते हैं, आपके साथ वाले घर में, आपके साथ वाली जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई पर्यावरण संबंधित जो है कोई भी नुकसान आपको पहुंचाया जा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि या तो ध्वनि से या जल से या किसी और तरीके से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और आप व्यक्तिगत रूप से जो है उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सिविल और क्रिमिनल दोनों स्थिति में जो है आपको अधिकार है। अब सिविल के अंदर जो है आपको सिविल में भी आप सूट डाल सकते हैं। दो व्यक्ति हो तो वो सिविल कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज के पास सूट डाल सकते हैं। दूसरा, मजिस्ट्रेट के पास पावर है, मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे क्षति हो रही है और इस पोल्यूशन को रोका जाए। तीसरा, अगर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि हाँ कहीं पोल्यूशन हो रहा है तो वो रोक सकता है। ये तो क्या व्यक्तिगत मामला। अब मान लीजिए अगर ऐसा लगता है कि आपको प्रदूषण, आपको केवल आपको उससे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है बल्कि जनमानस प्रभावित है, बहुत बड़ा एरिया प्रभावित है, आपकी पूरी कॉलोनी या आपका पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है या बहुत बड़ा एरिया प्रभावित है, तो वो एक जनहित का बात हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपको ये भी अधिकार है कि आप जनहित याचिका जो है वो हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, या अगर वो उसका जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में बनता है तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब तीसरा विकल्प है कि विशेष तौर पर आपको लगता है कि वो मामला पूर्ण रूप से पर्यावरण से संबंधित भी है, तो आप एनजीटी के पास जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फोरम्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका भी डाल सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं और इसके अलावा जो एनजीटी में जा सकते हैं। तो आपको देखना है कि कहाँ पे आपको क्या सुविधा होती है और जो आपका पर्यावरण की जो समस्या है इसका स्तर जो है वो कितना बड़ा स्तर है। जी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, फैक्ट्री एक्ट की धारा 41A क्या है जिसके तहत पॉल्यूशन करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो फैक्ट्री एक्ट की धारा है उसको भी विशेष तौर पे कहीं ना कहीं संविधान जो है वो उसको अधिकार देता है। फैक्ट्री एक्ट की जो अपनी धारा की बात करी उसमें विशेष तौर पे किसी भी, अगर मान लीजिए जगह है, कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ऐसी फैक्ट्रियां लगी हैं जिन फैक्ट्री के अंदर जो पर्यावरण बदस्तूर जारी है और वो पर्यावरण ऐसा है जो लगातार जो करने वाले लोग हैं वो नोटिस करने के बाद भी वो उस पर्यावरण को नहीं रोक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको पावर होती है कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर
प्रैक्टिकल इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन करने के बाद वो उसको अधिकार है कि फैक्ट्री को सीज तक कर सकता है, उनके लाइसेंस को जब्त कर सकता है। तो फैक्ट्री एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, क्योंकि एक तरफ तो फैक्ट्रियां हैं, लोग कहते हैं कि हमारे को व्यापार चाहिए, और दूसरी तरफ पर्यावरण का अधिकार है। तो ये जो फैक्ट्री एक्ट की जो ये धारा है विशेष तौर रूप में, ये लगातार जो किसी भी उस जुडिक्शन के अंदर आने वाली फैक्ट्रियां हैं उनका निरीक्षण करती है। उनका जो इंस्पेक्टर होता है वो निरीक्षण करता है, और उसको जब भी लगता है कि इसमें लगातार पोल्यूशन हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करता है। सर, पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक वाहन के पास PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटर वाहन एक्ट कैसे इसे सुनिश्चित करता है? जब भी लगातार एक मोटर का इस्तेमाल होता रहता है तो जितना लगातार मोटर वाहन का इस्तेमाल होगा, तो थोड़े समय के बाद जो मोटर वाहन का जो इंजन है वो इंजन जो है पोल्यूशन करना चालू कर देगा, और वो इंजन में खराबी आनी चालू हो जाएगी जी। कई बार ऐसे बहुत से उनके वाहन चालक होते हैं, जब इंजन में खराबी आती होती है तो वो उसको ठीक नहीं कराते हैं, या इंजन से संबंधित जो एक अच्छी क्वालिटी का जो ऑयल होता है उस ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, या पोल्यूटेड जो है पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं या डीजल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में जो उनका जो वाहन है वो पोल्यूशन पैदा करता है। वो पोल्यूशन का जो पैदा करना है वो केवल एक जगह नहीं, बल्कि वो वाहन जहां पर जाता है वो वहां पर पोल्यूशन पैदा करता है। ये एक वाहन की स्थिति है। सोचिए अगर बहुत सारे वाहन ही इस तरह से पोल्यूशन पैदा करेंगे तो सड़क के ऊपर चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है वो जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो PUC होता है, पोल्यूशन का जो सर्टिफिकेट होता है, उसको सरकार ने मैंडेटरी बनाया है कि अगर आपको पोल्यूशन का चेक का सर्टिफिकेट है वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका वाहन ऐसा है जो पोल्यूशन पैदा कर रहा है और उस पोल्यूशन को ठीक करने की आपकी जिम्मेदारी है, आपने ठीक नहीं किया तो आपको ठीक करना है। वो जब तक वो लेवल हर एक वाहन चलता है और वो वाहन कुछ ना कुछ पोल्यूशन पैदा करता है, लेकिन उसका एक लेवल होता है। अगर उस लेवल से ज्यादा जो पोल्यूशन जो पैदा कर रहा है, उत्सर्जन ज्यादा कर रहा है, तो वो आपको जो सर्टिफिकेट नहीं देगा। जब आपकी जो भी उसके अंदर जो खराबी है वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद ही सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा, तभी आप चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर उस पोल्यूशन के जो वाहन है, जो पोल्यूशन चेकिंग का जो सर्टिफिकेट है, उसके बिना अगर वाहन को चलाता है तो उसके अंदर जो प्रावधान है उस प्रावधान के अंदर जुर्माना हो सकता है। अगर वो एक से ज्यादा बार जो है अगर जुर्माना का हो जाता है, फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं लेते तो आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। और तीसरा, बहुत सारे उस बात को और आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए बहुत सारे मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कराने के लिए कंपलसरी आपको मैंडेटरी है कि आपके पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना आपका इंश्योरेंस का रिन्यूअल नहीं होगा जी। क्योंकि इंश्योरेंस का रिमूवल अगर आप कराना चाहते हैं, इंश्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, गाड़ी की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे पता लगेगी गाड़ी की वैल्यू कितनी है? तो ऐसी स्थिति में जो पोल्यूशन चेकिंग का सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट आपको निकलता है, वो सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी हो जाता है जी। सर, धारा 188 को भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि IPC की धारा 188 के तहत पॉल्यूशन करने वालों पर क्या कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए, जो विशेष रूप से कानून जो है वो जो मैजिस्ट्रेट होता है उनको पावर देते हैं। जब भी उनको पता लगता है, ये एक तो ये पावर है, कोई भी अधिकारी है, अधिकारी को ये पता लगता है किसी भी स्थान पर अगर पोल्यूशन हो रहा है या किसी भी स्थान पर न्यूसेंस हो रहा है, उस न्यूसेंस को खत्म करने से संबंधित वो कोई भी नियम पास कर सकता है कि हाँ भाई ये नियम पास किया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस नदी के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जो वो है केमिकल डिस्चार्ज है वो नहीं डालेगा, या मान लीजिए अपनी फैक्ट्री से धुआं नहीं निकालेगा, या कोई और काम नहीं करेगा। इसका उस संबंधित अधिकारी ने नियम बना के मान लीजिए उद्घोषणा कर दी है और इसका ऑलरेडी नियम जारी कर दिया। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस नियम को नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में ये जो धारा है विशेष रूप से पावर देती है अधिकारी को कि आप उसके खिलाफ कानूनी केस कर सकते हैं और उस व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। क्योंकि जो उसने नियम बनाया, जब तक अगर वो या तो नियम चैलेंज हो, अगर वो नियम चैलेंज नहीं हुआ है तो उस नियम को बनाने का उसको अधिकार है, जो कि पोल्यूशन को रोकने के लिए। अगर नहीं उसको जानकारी उसको रोकता है या उसको बिल्कुल डिसोबे करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है आगे फाइन भी लग सकता है और जेल का प्रावधान है।
जी सर, सीआरपीसी की धारा 133 के बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे, इसके बारे में भी आप बताएं, क्योंकि इसमें खास तौर पर पर्यावरण से संबंधित पब्लिक न्यूसेंस या आम आदमी को होने वाली समस्या का किस तरीके से वर्णन किया गया है और क्या कानूनी कार्रवाई के प्रावधान है। देखिए रिशु, एक तो कानून में जो प्रावधानों को हम ध्यान से देखें तो जैसे आपने पहले बात की, जनहित याचिका की बात की, एनजीटी की बात करी, एक तो एनजीटी की जो ट्रिब्यूनल की सिटिंग है वो इंडिया में हर जगह नहीं है। दूसरा, जो जनहित याचिका है उसको लगाने की सुविधा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कानून में यह प्रावधान कि बिल्कुल निचले स्तर पर जो आपका एसडीएम है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको भी पावर दी गई है कि अगर कोई भी मान लीजिए पोल्यूशन करता है तो आप उनके पास भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक मामले के अंदर आप एनजीटी जाए या हर एक मामले के अंदर जो है आप जनहित याचिका, क्योंकि वो संभव नहीं है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि जनहित याचिका फाइल कर सके और हाईकोर्ट जा सके। तो ऐसी स्थिति में जो पावर्स हैं वो सब एसडीएम और डीएम के पास है कि जब भी उसको पता लगता है कि उसके इलाके के अंदर कोई भी प्रदूषण हो रहा है, कोई पोल्यूशन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसको अधिकार है कि उस पोल्यूशन को हटाने संबंधित, उस फैक्ट्री को बंद करने संबंधित, उस सामान को हटाने संबंधित, किसी सड़क को रोकने संबंधित, किसी सड़क को चालू करने संबंधित वो जो नियम है, वो कानून है, उस कानून का इस्तेमाल कर सकता है। अगर उस कानून का इस्तेमाल करने में किसी भी तरीके से कोई अड़चन आती है या मान लीजिए उसको प्रॉपर तरीके से मान लीजिए उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आप किसी ने भी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कंप्लेंट दे दी है कि इस तरह का पोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस कानून के तहत उस पोल्यूशन से न्यूसेंस को वहां से हटाए। नहीं हटाता है तो उसको कानूनी अधिकार होता है कि ऐसी स्थिति में वो उसको फाइन का प्रोविजन भी है, कंप्लेंट फाइल हो सकती है, कंप्लेंट फिर जुडिशियल कोर्ट में जाएगी, उसके अंदर फिर सजा का प्रावधान है। जी, अब एक ऐसा सवाल मेरे मन में है जो मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे दर्शक होंगे जो उनके मन में भी होगा। अगर कोई पड़ोसी ध्वनि प्रदूषण करता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, ध्वनि का जो इशू इस्तेमाल है उसका भी जैसे एक लेवल है जी। अगर क्षमता से अगर आपने बहुत चर्चित आपने मामला सुना, कई बार लोग कहते होंगे कि हाँ जो लाउड स्पीकर हैं, जो मस्जिद है, मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद हो जाते हैं, मंदिरों में लाउड स्पीकर बंद हो जाते हैं। बहुत बार लोग जो है कोर्ट में जाते हैं कि भाई सुबह की मेरी नींद जो है वो खराब हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये अधिकार है। अगर मेरा अधिकार है, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, और मेरे साथ में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है, बहुत तेज ध्वनि करता है, आवाज करता है, तो मेरा अधिकार है, मैं चाहूंगा निजी तौर पर मैं प्रभावित होता हूँ तो मैं उसको जो है हम सिविल कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं और मेरे को यह अधिकार है मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है जो समस्या मुझे हो रही है वो समस्या मेरे आसपास के बहुत से लोगों को हो रही है, तो मैं जनहित याचिका भी फाइल कर सकता हूँ। तो इनके तहत जो है अगर वो जिस लेवल का जो परमिसेबल लेवल है, उस परमिसेबल लेवल से अगर मेरा पड़ोसी जो है वो ध्वनि का इस्तेमाल करता है तो ना केवल उसको वो रोकना पड़ेगा, अगर नहीं रोकता है तो सामान की जब्ती हो जाएगी और फाइन होगा, और उसके बावजूद भी नहीं रोकता है तो उसके बाद फिर सजा का प्रावधान भी है। जी, आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।